अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी ज़ाहिद हेयर योर एफएनएस मेंटर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 एंड 10 सितंबर के एक्सपीरियंसेस। ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू रेजिस्टर ऑफ 4 ओहम एंड 6 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, किस चीज़ में? सीरीज में लगे हुए हैं। फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए जो फार्मूला होता है फॉर सीरीज, दैट इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यानी जो फर्स्ट रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस प्लस सेकंड रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास बन जाएगा 4 + 6 इज इक्वल टू 10 ओहम। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी इधर मैंने आपके साथ इसका डायग्राम शो किया हुआ है। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, एक दूसरे के साथ एंड टू एंड लगे हुए हैं। ठीक है। और पैरेलल में हर एक के पास अलग से सप्लाई आती है। ठीक है। दूसरी बात यह है, अगर सीरीज में कोई एक सर्किट कट जाए तो सारा जो जितने भी उसमें चीज़ें लगी हुई हैं, फॉर एग्जांपल बल्ब लगे हुए हैं या कोई भी चीज़ उसके साथ कनेक्ट है, तो सारों के पास इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। जबकि इधर जो है, अगर हमारे पास एक की ख़त्म हो जाए तो बाकियों की ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हर एक के लिए अलग-अलग सप्लाई जा रही है। ठीक है। अब इसके जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं, स्पेशली आर इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। और इधर हमारे पास अगर ये हमारे पास पैरेलल में लगे हों, तो फिर हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1 ओवर R1 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है कैपेसिटेंस से। ठीक है। आपको दिया होगा कि 2 कैपेसिटर्स हैं और उसके ये कैपेसिटेंस है। ठीक है। आप और ये सीरीज़ में लगे हैं, तो आप मालूम कर लें सी इक्विवेलेंट। ठीक है। तो अगर आपको पता है कि सीरीज़ में हमारे पास क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इधर आप उल्टा कर लें। ठीक है। सी इक्विवेलेंट अगर हमारे पास क्या हो, सीरीज़ में हो, तो उसके लिए हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है 1 ओवर सी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 और आगे ऐड करते जाएँ। ठीक है। मतलब इसके आपने उलट ये करना है। ठीक है। और अगर इसका मैं कह दूं तो फिर आपने इस तरीके से करना है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। ये आपको याद रहेगा ना, दो फार्मूलाज है। ठीक है। बस एक आपने याद कर लिया, दूसरा इसका उल्टा है। ठीक है। टू waves with the same amplitude and frequency travel in the opposite direction, they interfere to produce। ठीक है। अब ऑप्शन आपके पास क्या है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्टेशनरी वेव्स एंड बीट्स। तो ये तो हम करते रहेंगे, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिलेटेड टू द वेव इंटरफेरेंस। ठीक है। अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, क्या है? दो वेव्स, और उसकी इंटरफेरेंस होती हैं, तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज है। कौन से तीन पॉसिबिलिटीज? नंबर फर्स्ट ये है कि ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो करे। ठीक है। नंबर सेकंड ये है कि ये हमारे पास बीट्स प्रोड्यूस करे। क्या? बीट्स। और नंबर थर्ड ये है कि ये हमारे पास स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करे। क्या? स्टेशनरी वेव या स्टैटिक वेव। अब कब हमारे पास इंटरफेरेंस शो करेगा? जब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द वेव्स इज सेम, सेम डायरेक्शन। जब दो वेव्स की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। लेकिन फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी। अगर ये कंडीशन होगा और दो वेव्स आपस में मिल जाए तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? इंटरफेरेंस। क्योंकि इससे बार बार एमसीक्यूज आते हैं, एक आया हुआ है तो शायद दूसरा भी आ जाए, तो इसलिए मैं आपको ये कंसेप्ट इधर ही समझा देता हूँ। ठीक है। अब बीट्स क्या होती हैं? जब हमारे पास डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, यानी फर्स्ट नंबर कंडीशन इज सेम। लेकिन सेकंड में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट। स्लाइटली, क्या? स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है। अब ये कंडीशन हो गई। अब स्टेशनरी वेव में क्या होगा? स्टेशनरी वेव में ये होता है कि फ्रीक्वेंसी इधर सेम होती है, फ्रीक्वेंसी इज अ सेम, लेकिन जो वेव है इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है? डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है। तो इन तीनों चीजों में आपको फर्क आनी चाहिए। अब ये देखें, टू वेव विद सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। ठीक है। तो बीट्स तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डिफरेंट होता है। एंड अपोजिट डायरेक्शन, दूसरा कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन क्या आ गया? तो हमने इधर कहा था कि अपोजिट डायरेक्शन किस चीज की प्रॉपर्टी है? फ्रीक्वेंसी सेम, अपोजिट डायरेक्शन तो स्टेशनरी वेव। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर
राइट ऑप्शन। अब इसमें जो रिफ्रैक्शन है ये हमारे पास क्या चीज़ है? रिफ्रैक्शन हमारे पास वो फिनोमेना है जिसमें हमारे पास एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पे अपना डायरेक्शन चेंज करे। ठीक है? फॉर एग्जांपल लाइट बेंडिंग व्हेन एंटरिंग वाटर। जब वाटर में एक लाइट अंदर जाती है तो वो बेंड हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या है? जब ये वो फिनोमेना है जिसमें वेव जो है बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम अ सरफेस। ठीक है? तीसरी हमारे पास बीट्स है, तो बीट्स का मैंने आपको बता दिया, इसको आप खुद रीड कर सकते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स पावर? तो आपको मेंशन है फोकल लेंथ और आपसे पूछा गया है पावर। तो आपके पास फार्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ। ठीक है? अब देखिए फोकल लेंथ हमारे पास मीटर में होना चाहिए। अब इधर हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो हमारे पास बन जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है? अब आगे हमारे पास अगर इसमें इधर मैं पुट करूँ 1 ओवर 0.2 तो ये हमारे पास बन जाएगा 5। ठीक है? डायाप्टर। अब दूसरी बात ये है कि ये हमारे पास कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। तो आपको कन्वेक्स या कन्वर्जिंग जो लेंस होता है उसका जो पावर होता है वो हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है? तो अगर आपके पास आ जाए +5 डायोप्टर एंड -5 डायोप्टर तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्लस। वैसे इधर तो है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है? आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस शी प्लेड द पियानो यस्टरडे। तो सबसे पहले ये यस्टरडे जो आया है ये आपको क्लू दे रहा है कि ये हमारे पास क्या है? पास्ट टेंस है। दूसरी बात ये है कि इधर हमारे पास क्या है? प्लेड। तो हमारे पास ये कौन सी टेंस की निशानी है? पास्ट इंडेफिनिट। बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट पे हमारे पास क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट ऑप्शन। विच अमाइन इज द मोस्ट बेसिक? तो बेसिसिटी उस पर डिपेंड करता है कि उसके साथ लोन पेयर कितने हैं, और दूसरी बात यह है कि उसको जो इसके साथ अल्काइल ग्रुप्स अटैच है। ठीक है? तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कितने हैं? जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे तो सेंट्रल एटम पे वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो उसकी तरफ करेगा, तो दैट्स वाई वो हमारे पास बेसिक होगा और वो हाइड्रोजन फिर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है? अब हमारे पास इसका ऑर्डर आप याद रख ले कि सेकेंडरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन एंड मोर बेसिक देन एमोनिया देन एरोमेटिक अमाइन। अब मिथाइल अमाइन क्या है? दिस इज प्राइमरी। और डाइमिथाइल क्या है? दिस इज सेकेंडरी। एमोनिया अपनी जगह। एनालीन हमारे पास क्या है? दिस इज एरोमेटिक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सेकेंडरी अमाइन विच इज अ डाइमिथाइल अमाइन। ठीक हो गया? among the given which is soft and has weak intermolecular forces। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स या वाटर का हम कह दे तो हमारे पास इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विच इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आयोडीन में हमारे पास क्या है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं या वंडरवाल फोर्सेज स्पेशली। ठीक है? वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है? ग्रेफाइट में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। शुगर में भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो अगर हम ओवरऑल देख ले तो बेस्ट जो चॉइस बनेगी वो हमारे पास है आयोडीन। ठीक हो गए? द मोस्ट abundant पॉलीमर ऑन द अर्थ इज। तो आप स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। तो सबसे जो एबंडेंट है वो हमारे पास क्या है? सेलुलोज। वाई? बिकॉज सेलुलोज जो है प्लांट सेल का क्या बनाता है? सेल वॉल बनाता है, और आपको पता है प्लांट्स जो है वो सबसे एबंडेंट है ऑन दिस अर्थ। ठीक है? बाकी स्टार्च ये चीजें नहीं है। ठीक है? सो बेस्ट ऑप्शन इज सेलुलोज और विच इज अ पॉली सेकेराइड। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोलिक कार्बोक्सिलिक एसिड यूजेस वेज। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सोडा लाइम। अब सोडा लाइम हमारे पास क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है? और ये हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट ऑप्शन। आप एक्सप्लेनेशन को रीड भी कर सकते हैं खुद। length of double helix strand of DNA, so the length is 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है? ये अपनी बुक में आप देख ले, केपी बुक में सेकंड चैप्टर में है। ठीक है? इधर आपका डीएनए का जो टॉपिक है उसमें ये है। अगर आपसे विड्थ के बारे में पूछा जाए तो इट इज 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, इट इज द विड्थ। इन इमाइन द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके साथ इस तरीके से ऑप्शन होंगे डिफरेंट आइटम्स। तो सबसे पहले आप देख लें कि इसमें कौन कौन से आइटम्स है। तो हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। तो आप देख ले, वैसे हमारे पास इमाइन पे स्टेट में हमारे पास इस पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब प्रोटोनेशन होती है तो नाइट्रोजन पे हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। सो इन अ न्यूट्रल अमाइन देयर इज नो फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज, इट इज न्यूट्रल। लेकिन जब प्रोटोनेट हो जाता है तो हमारे पास नाइट्रोजन पे क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपके साथ ऑप्शन होगा हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है। कोल्बी सिंथेसिस इज यूज टू प्रिपेयर। तो ये हमारे पास सिलिसाइक्लिक एसिड की सिंथेसिस का यूज होता है, और इसको हम कोल्बी स्मिथ रिएक्शन भी कहते हैं। और ये उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, जो सोडियम फिनॉक्साइड है, इसको हम ट्रीट करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर एंड हीट, ठीक है। और इसके बाद इसकी एसिडिफिकेशन होती है, हमारे पास सिलिसाइक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस। तो इसमें एक चीज़ आपने याद रखना है कि जो मीथेन है, या जनरली आप सारे अल्केन को कह दें, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे पास कन्वर्ट होता है इनटू फॉर्मल्डिहाइड, यानी अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो इसका मैं लिख दूंगा CHO, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मल्डिहाइड की जब फर्दर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमारे पास दिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन, व्हाट, पार्शियल ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो अगर आप देख ले तो इधर जो ऑप्शंस आपको मेंशन है वो फॉर्मल्डिहाइड है, यानी ये जो आपसे पूछा गया है दिस इज अबाउट द पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। द पीक वोल्टेज ऑफ RL सीरीज सर्किट इज व्हाट। इफ वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर इज, यानी VR हमारे पास कितना है, 30 वोल्ट, एंड वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज 40 वोल्ट, यानी VL हमारे पास कितना है, 40। अब देखिए, ये हमारे पास RL सर्किट है, ठीक है। RL सर्किट में हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो आउट ऑफ फेज होता है, ठीक है। सो इसके लिए हम सिंपली जो है ना, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वी पीक वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर द रूट VR स्क्वेयर प्लस VL स्क्वेयर, ठीक हो गया। अब VR हमारे पास क्या है, सॉरी, VR हमारे पास क्या है, 330 स्क्वेयर प्लस 40 स्क्वेयर अंडर दी रूट, ठीक हो गया। अब आगे 3 को अगर हम कर दे तो ये हमारे पास बन जाएगा 900 प्लस 1600, और इसको अगर आप ऐड कर ले तो हमारे पास बन जाएगा 2500, और आगे हमारे पास इसको अगर आप अंडर रूट ले ले तो हमारे पास बन जाएगा 50, ठीक हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट ऑप्शन। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस व्हेन द करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर इज। तो सिंपल हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसमें हमारे पास 4 रेजिस्टर्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4, और इनके बीच में हमारे पास दिस इज गैल्वानोमीटर। ये हमारे पास तब बैलेंस होता है जब करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, जीरो। ओके, आफ्टर ओव्यूलेशन, यानी जब एग रिलीज हो जाती हैं, द रप्चर फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख ले, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट स्टेप्स है। सबसे पहले आप 4 नंबर फिगर को देख ले, इधर हमारे पास एग क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। तो इसके पीछे हमारे पास ये एम्प्टी फॉलिकल रह गया, और इसी को हम कहते हैं कार्पस लूटम, ठीक है। ये येलो इन कलर होता है, लूटम एक्चुअली मीन्स येलो इन कलर, ठीक है। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्पस लूटम। तो ऑप्शन जो कार्पस लूटम है, दैट विल बी इज योर राइट ऑप्शन, ठीक हो गया। ओके, नाउ अनहीटिंग कैल्शियम एसीटेट इट गिव्स। सो इट इज कैल्शियम एसीटेट आपका फार्मूला है। अगर हम इसकी हीटिंग करते हैं तो हमारे पास बनता है एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। सो आप देख ले, एसीटोन एंड कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी में आपके साथ मौजूद है। सो दिस इज योर राइट ऑप्शन। KVL state that the voltage of a closed loop of circuit is। तो किरचॉफ वोल्टेज ला हमें क्या कहते हैं, कि the sum of all voltages, voltage mean potential difference around any closed loop in a circuit is a zero, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट ऑप्शन। ओके,
तो ये हमारे पास किरचॉफ लॉ है। इसमें दूसरा जो इसका स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट तो ये हो गया कि सारा वोल्टेज जो सम है उसका 0 है, ठीक है। या दूसरी तरह आप ये कहते हैं कि वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, जितना राइज हो गया उतना ड्रॉप आएगा। तो आप मुझे ये बता दें कि इस अगर जितना राइज आ गया, फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट राइज हो गया और 5 वोल्ट ड्रॉप किया गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन दोनों का? 0 हो जाएगा ना। तो 0 इज राइट ऑप्शन। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब ये आपके पास एक सेंटेंस आया था और इसके बारे में पूछा गया था कि ये हमारे पास किस टाइप का सेंटेंस है, और मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस आप जरूर देख ले। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, इससे जरूर एमसीक्यूज आपके आते हैं। अब ये जो सेंटेंस है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, आपके ख्याल में ये कौन सा सेंटेंस है? मेरे ख्याल से आप कहेंगे कि ये तो सिंपल सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, बट नो, इट इज कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। ओके, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सा रिव्यू दे रहा हूँ अबाउट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज द सिंपल सेंटेंस, बहुत ईजी है। इसमें से हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स कि वो खुद स्टैंड कर रहा हूँ, उसके लिए कोई दूसरी सेंटेंस के लिए दूसरे सेंटेंस उसके लिए नहीं चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं कि आई एम ईटिंग मैंगोस, ठीक है, सो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। आगे आपको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है इन ऑर्डर टू कन्वे इट्स मीनिंग, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस, इसमें हमारे पास दो क्लॉजेज होंगी और दोनों हमारे पास क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह दूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल एंड शी इज गोइंग टू हॉस्पिटल, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, बीच में हमारे पास एंड आ गया और एंड हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। तो इनके बीच में या कंजंक्शन होंगी या पंक्चुएशन होंगी। कंजंक्शन आगे मैं आपको बताता हूँ। फैन बॉय आपने याद रखना है, ये हमारे पास एक नेमोनिक है और इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कप्लिंग सेंटेंस में क्या होता है, एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, ठीक है। आगे तफसील में आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। आप इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा, एक हमारे पास सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी वॉक्स टू स्कूल, तो शी हमारे पास क्या है, दिस इज सब्जेक्ट, एंड वॉक टू स्कूल ये हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। अब इसमें आप देख ले, दूसरा मैंने आपको बता दिया कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड सेंटेंस, इक्वल इन इंपॉर्टेंस बिकॉज दोनों हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैन बाय पेन बॉय, अब इस फैन बॉय जो एफ है इट स्टैंड फॉर ए पर एंड, एन पर नॉर, बी पर बट, ओ पर और, येट और सो। तो इन दो क्लॉजेस के बीच में या ये फैन बॉय में से कोई एक वर्ड होगा या इनके बीच में क्या होगा, सीमी कोलोन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी वॉक्स टू स्कूल एंड ही राइड्स हिज बाइक, तो आप देख ले ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बीच में हमारे पास फैन बॉय में से जो एक का लफ्ज था जिसके लिए एंड था वो हमारे पास आ गया। तीसरा आपने मैंने आपको बता दिया कम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है। तो कम्प्लेक्स में क्या होगा, इसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है एटलीस्ट और एक इंडिपेंडेंट होगा और उनके बीच में सबऑर्डिनेटर्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, सिंस, व्हेन, हु, विच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी वॉक्स टू स्कूल, ये हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। बिकॉज, बिकॉज बीच में आ गया ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इट इज हेल्थी, ठीक है। अब ये जो आपका सेंटेंस था ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है बिकॉज इसमें एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वो क्या है, गॉड हेल्प दोज, और एक डिपेंडेंट क्लॉज है हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गई। हियर इज द बुक दैट आई गिफ्टेड यू, तो इसमें जो दैट है इसको ब्रैकेट में बन के हुआ है कि ये हमारे पास क्या चीज है, तो दैट किस चीज को रेफर कर रहा है, इस बुक को, ठीक है। यानी ये जो बुक है इसके बारे में बता रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ऑप्शन आप देख लिए, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज योर राइट ऑप्शन। व्हाइल आई वाज गोइंग आउट आई स्लेप्ट, देखिए व्हाइल आई वाज गोइंग आउट, जब मैं बाहर जा रहा था, आई स्लेप्ट, मैं फिसल गया, ठीक है। तो अब ये फिसलना जो है, व्हाइल आई वाज गोइंग आउट, ये एक टाइम जाहिर कर रही है। जब मैं फिसला, कब फिसला, जब मैं बाहर जा रहा था, तो ये एक टाइम के बारे में हमें बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये वर्ब जो है ना, वर्ब है, while I was going out,
ये इस वर्ब की मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो एडवर्ब की डिफिनीशन क्या है? विच मॉडिफाई अ वर्ब, ठीक है, या एड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया और दूसरा ये टाइम है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये एडवर्ब है। अब ये क्लाज है कि प्रेज है? देखें, प्रेज हमारे पास क्या होता है, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होती, ठीक है। उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि ब्लू शर्ट, सो इट इज अ, हमारे पास क्या है, प्रेज है, ठीक है। अब क्लास क्या है, मैं अगर ये कह दूं कि शी इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक क्लास कंप्लीट सेंटेंस होता है। क्लास क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है, और हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं। तो अब हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नंबर फर्स्ट, ये एज एडवर्ब काम कर रहे हैं तो ये एडवर्बियल हो गया। दूसरा हमारे पास बात ये है कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है, तो इसलिए इट इज अ क्लॉज नॉट अ प्रेज। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट ऑप्शन। सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखता है बंदा उसी पे यकीन करता है। तो अब ये हमारे पास क्या है, सीइंग के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है। अब ये जेरंड है, इन्फिनेटिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज जेरंड। जेरंड वो लफ्ज होता है जो कि आईएनजी, उसकी एंडिंग किस चीज पे होती है, आईएनजी, यानी उसके एंड पे आईएनजी का लफ्ज आएगा, ये लेटर्स आएंगे। लेकिन हर आईएनजी वाला लफ्ज जो है वो जेरंड नहीं होगा जब तक वो नाउन के तौर पर काम न करे, ठीक है। तो अगर नाउन के तौर पर काम कर रहे हैं तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, जेरंड, ठीक है। सो अब इधर ये हमारे पास क्या है, एज अ जेरंड है, और स्पेशली जेरंड जो है वो स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में आता है, स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में, बिकॉज जो स्टार्ट में होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, प्रोनाउन होता है या नाउन होता है, ठीक है। तो ये जेरंड है। इन्फिनेटिव क्या होता है, जिसके साथ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कह दूं टू सी इज बिलीविंग, ठीक है, मैं इस तरह लिख आता, तो फिर टू सी जो है दिस इज इन्फिनेटिव, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर मैं आईएनजी लगा दूं तो इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन आप कहेंगे कि जरंड भी तो वही चीज था, ये सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और आईएनजी लगा हुआ है, तो फिर आपने इसको जरंड क्यों किया दिया, बिकॉज इट फंक्शन इज ए नाउन। तो ये फंक्शन किस तरह करेगा, ये फंक्शन करेगा एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या चीज होती है, जब हमारे पास एक वर्ब के साथ ई डी या ई एन आ जाए, तो और ये हमारे पास एज अ एडजेक्टिव काम करे, क्या काम करे, एडजेक्टिव के तौर पर, तो इसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल द ग्लास इज ब्रोकन, द ग्लास इज ब्रोकन, द ग्लास इज ब्रोकन में ये जो ब्रोकन का लफ्ज है, दिस इज नॉट वर्ब, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, बिकॉज ये ब्रोकन जो है ग्लास को मॉडिफाई कर रहा है, एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है। इफ COVID-19 booster vaccine is inserted in your body, which of the following be activated directly? So the correct option is memory B cell, ठीक है। I think it is your exercise MCQ, और उसकी रीजन भी मैंने लिखे हैं, बिकॉज मेमोरी बी सेल क्या करता है, ये हमारे पास एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। तो हमें चाहिए भी एंटीबॉडी वैक्सीन, तो इसलिए देते हैं कि बॉडी में एंटीबॉडीज जो है ग्रेटर अमाउंट में बन जाए, और उस जो इन्फेक्शन है, जो वायरस है सॉरी, उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक लॉन्ग लास्टर इम्यूनिटी बन जाए, ठीक है। फोटो सिस्टम वन प्रोडक्ट, यानी फोटो सिस्टम वन के एंड पे क्या चीज बनती है, तो ये हमारे पास है रिड्यूस फॉर्म ऑफ NADP, यानी निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये आप देख सकते हैं फोटो सिस्टम वन में, दिस इज प्रोड्यूस एट द एंड, ठीक है। अब अगर आपसे फोटो सिस्टम टू के बारे में पूछा जाए कि उसके प्रोडक्ट क्या है, तो वो हमारे पास ऑक्सीजन एंड ATP है, जबकि फोटो सिस्टम का क्या है, NADPH, ठीक है। और फोटो सिस्टम के बारे में ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से वेवलेंथ पे काम करता है, तो इट इज 680। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फोटो सिस्टम टू इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो P680। नेक्स्ट हमारे पास है हेबर प्रोसेस कैटलिस्ट एज, यानी हेबर प्रोसेस में हमारे पास कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, कि हमारे पास होता आयरन जो है एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। हेबर प्रोसेस में होता क्या है कि इसमें हम इमोनिया सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड यूजिंग आयरन एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। इसके कंडीशंस आप देख ले कि हमारे पास प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है, ये वैल्यूज आप अपने बुक से भी देख सकते हैं।
अच्छा जी, हमारे पास एक वर्बल का एक क्वेश्चन है 2, 6, 12 एंड 20। ये सीरीज के क्वेश्चन मैं इसलिए करता हूँ कि स्टूडेंट को अक्सर इसमें इशू होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 से 6 तक गया है, या 6 से 12 तक एंड 12 से 20 तक। अब आगे इसका आंसर है हमारे पास 30, लेकिन कैसे? देखिए, 6 और 2 के बीच में क्या डिफरेंस है? 4। फिर इधर हमारे पास कितना डिफरेंस है? 6। अब आगे कितना है? 8। तो देख ले, 4, 6, 8, तो आगे 10 का होना चाहिए ना। तो आगे इसके साथ हम क्या करेंगे? 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 बन जाएगा। क्यों? 2 के साथ 4 ऐड किया, 6 बन गया। 6 के साथ 6 ऐड किया तो 12 बन गया। 12 के साथ ऐड ऐड किया तो हमारे पास 20, तो आगे हम 10 ऐड करेंगे तो 30 बन जाएगा। ऑड वन आउट, तो इसमें आप देख ले ऑप्शन हमारे पास क्या है? ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल एंड कोन। तो अगर इसमें आप देख ले ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, ऑल दीज आर 2D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया, 2D है ना, लेकिन कोन हमारे पास क्या हो? 3D होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आप आइसक्रीम कोन में खाते हैं वो इस तरह होता है ना, 3D। अच्छा जी, ये कोन इसका हाइट भी होता है, लेंथ भी होता है और वेड्थ भी होता है, दैट्स व्हाई इट इज 3D। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट ऑप्शन, करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं कि डिफरेंट आपको ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, और उसमें आपके आपसे स्पेलिंग के बारे में पूछा गया होगा। ठीक है, सो ये एक स्टूडेंट ने शेयर किया था कि अक्रेंस का जो स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग आप देख ले, डबल सी है इधर, डबल आर है। ठीक है, सो इसमें आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो इसको आप जरा एक दफा देख ले। ठीक है, 2973। अच्छा, इसका स्टेटमेंट तो स्टूडेंट ने कुछ उर्दू में शेयर किया हुआ है। बोला था कि सबसे छोटा नंबर को सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो ठीक है, 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 के साथ, तो कितना बन गया? 18। 2 सबसे छोटा और सबसे बड़ा। देन फिर जितना भी नंबर है इन सबको प्लस कर ले, यानी ये जो नंबर्स हैं ना सारे, इसको हमने ऐड करना है। तो 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3, ये 10 बन गया। ये 10, तो 20 एंड 21। अच्छा, 21 आ गया। फिर कहते हैं कि फिर को प्लस करके फिर जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया था उससे माइनस करें, यानी 18 से 21 को माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। तो आप देख ले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि उसमें क्या लिखा हुआ है, -3 है ऑप्शन में या सिर्फ 3 है। तो जस्ट एक क्लू मैंने आपको देना था, तो नया सा एमसीक्यूज था, तो इसलिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट इज। तो देखिए, किसी भी चीज़ का जब आप परसेंटेज मालूम करते हैं ना एक दूसरे क्वांटिटी में, तो उसके लिए आपके पास सिंपल क्या होता है कि उसका मास या जो भी उसका कंटेंट है डिवाइडेड बाय टोटल कंटेंट मल्टीप्लाई बाय 100%। तो सबसे पहले मुझे चाहिए ऑक्सीजन का मास, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास होने चाहिए। तो इस मास को हम एक स्पेशल नाम देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, तो आपको जो मास नंबर है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इसका आप याद भी रख लें, और उधर आपको क्वेश्चन में मेंशन भी होगा। ठीक है, जो स्टूडेंट ने बताया था तो उसने बताया कि ये मोरल मासेस जो है वो मेंशन थे। ठीक है, तो कैल्शियम का कितना होता है? 40। कार्बन का कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। क्योंकि इधर हमारे पास 3 एटम्स हैं, तो इसलिए हम इसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 48। तो देखिए, अब मैंने क्या बताया, ऊपर जिसका आपने मालूम करना है उसका मास लिख लिया 48, डिवाइडेड बाय टोटल मास लिखना है। अब टोटल मास हम किस तरह मालूम करेंगे? इन सबको आप ऐड कर ले, 40 प्लस 12 प्लस 48, हमारे पास बन गया 100। तो 100 इधर आ गया। अब 100 को 100 से कैंसिल कर दे, हमारे पास बन जाएगा 48%। ठीक है, तो जो ऑप्शन होंगे उसमें आप ढूंढ ले 48%, एंड दैट विल बी योर राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए जो एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। रिमेनिंग जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको एक्स वाई मेडिको के जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा। लिंक चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल के जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ फिर शेयर करेंगे कल। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो स्टूडेंट्स हैं FNS एस्पायरेंट्स, उनके साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।